तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है और न्यूज़ सामने आई है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली एक बैंक्स की एक लिस्ट जारी करी है। इसमें इंडिया के सबसे 3 इम्पोर्टेंट बैंक को उसमें लिस्ट में नाम दिया गया है दोस्तों। सबसे पहले आप न्यूज़ पढ़ें। आरबीआई आइडेंटिफाई एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक एज डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स इन 2025 लिस्ट। बेसिकली आरबीआई ने एक लिस्ट जारी करी गई है जो जो लिस्ट है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, घरेलू या इंडिया के ऐसे बैंक जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे बैंक की एक लिस्ट जारी करी गई है। हर साल ये लिस्ट जारी होती है। इस साल जो लिस्ट जारी हुई उसको 2025 के अंदर, तो इसमें 3 बैंक को शामिल किया गया है, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डीएसआईबी, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक क्या होते हैं, इसकी लिस्ट कौन जारी करता है और कौन-कौन से बैंकों को इसमें इंडिया में इसमें शामिल किया गया और इस लिस्ट में शामिल होने के क्या नफा-नुकसान है, इस सब के बारे में दोस्तों हम आज वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आप सेकंड न्यूज़ पढ़ें। आरबीआई सेज एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई रिमेन्स एज ए सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। ये तीनों जो दोस्तों लास्ट ईयर की जो लिस्ट थी 2024 की, उसमें भी दोस्तों ये सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक थे और इस साल भी ये तीनों ही बैंक इस लिस्ट में शामिल है। तो ये लिस्ट क्या है, सब कुछ के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आप देखिए, आप आरबीआई की ये पूरी जो मैंने वहाँ की उसकी वेबसाइट से ली गई है, आरबीआई रिलीजेस 2025 लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। ठीक है, बात यहाँ तक। तो हम आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ आपने देख ली है, व्हाट इज न्यूज़। बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया 3 इंडियन बैंक को एज डी एसआईबीज इन इट्स 2025 लिस्ट। 2025 में जो लिस्ट जारी करी है उसमें 3 बैंकों को किस किस रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। तो आप यहाँ पूरी देखिए, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, डी सिप्स, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की लिस्ट में जारी की गई। अब सबसे पहले आपके बार बार मैं डी सिप डिप सिप बता रहा हूँ, ये होता क्या, व्हाट इज डी सिप। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में सिंपल सा बात बताऊं। कोई चीजें, कोई संस्था ऐसी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो नहीं रहे तो उसको पूरे देश में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डलता है। सपोज करो, अभी भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर किसी कारण से दिवालिया हो जाए तो इस देश की इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट डलेगा। तो आप सब कहोगे सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो इस देश की जान है बैंकिंग की, इतने करोड़ों लोगों का उसमें अकाउंट है, सब कुछ है, वो पूरा सिस्टम जो देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैं कहूँ कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगर दिवालिया हो जाए तो आप कहोगे कि इस पर दोस्त, कि सर इस पर कम इंपैक्ट डलेगा कंपेयर टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे मैं कहूँगा अगर एलआईसी दिवालिया हो जाए तो एलआईसी का बड़ा इंपैक्ट डलेगा। लेकिन अगर वो छोटी इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे कि एल आईसीआई लोम्बार्ड है, तो उसका कम इम्पैक्ट डलेगा। तो ऐसे दोस्तों, ऐसे बैंक जो इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, उसका अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पूरी देश की इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। ऐसे बैंकों को दोस्तों कहते हैं सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। अब चूंकि हम इंडियन बैंक की बात कर रहे हैं तो उसको कहेंगे डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, डी सिप्स कहेंगे दोस्तों। तो डी सिप्स आर बैंक्स दैट आर कंसिडर्ड टू बिग टू फेल। दोस्तों, ये बैंक ऐसे हैं जो इतने बड़े हैं कि ये फेल नहीं हो सकते। मतलब देश इन बैंक को फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकता। छोटा बैंक है, जैसे राजस्थान में एक ग्रामीण बैंक है, आरआरबी बैंक है, राजस्थान ग्रामीण बैंक, अगर ये बैंक दिवालिया हो जाता है तो इतना इंपैक्ट देश की इकोनॉमी में नहीं पड़ेगा। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक बीच में दिवालिया हो गया था, तो उसका दोस्तों देश की इकोनॉमी में इतना इंपैक्ट नहीं डला। लेकिन समझ को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआई, एचडीएफसी बैंक, ऐसे बैंक दिवालिया हो जाए तो पूरी देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों, ये डीप सिप्स का कंसेप्ट यही है कि कुछ बैंक ऐसे हैं जो टू बिग टू फेल है, मतलब बहुत ज्यादा बिग है, उसको फेल होना देश की इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो विद डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यू टू देयर साइज, इनकी साइज बड़ी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, तो कुछ कारणों की वजह से दोस्तों ये बैंक को क्या होता है, टू बिग टू फेल है, तो ऐसे बैंकों को डी सिप्स की उपाधि या डी सिप्स की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। तो आरबीआई क्लासिफाइड दिस बैंक ऑन द पोटेंशियल इकोनॉमिक डिसेप्शन इफ दे फेल। तो ऐसे बैंक अगर फेल हो जाए दोस्तों, भाई इंडिया में जितने भी बैंक है, अगर वो फेल हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो क्या इंपैक्ट डलेगा इकोनॉमी पर। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डलेगा इकोनॉमी पर ऐसे बैंकों को दोस्तों डी सिप्स कहा जाएगा। डी सिप्स का कंसेप्ट दोस्तों बेसिकली 2014 से स्टार्ट हुआ था। बेसिकली आरबीआई ने 2014 में किया था, एक सर्कुलर इशू किया था, द फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपोर्टेंट बैंक, डी सिप्स का। बेसिकली आरबीआई ने 2014 में क्या किया था, एक फ्रेमवर्क जारी किया था, फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपोर्टेंट बैंक। तो इस फ्रेमवर्क के आधार पर दोस्तों आरबीआई ने 2015 से ये डी सिप्स की लिस्ट जारी करना चालू किया। दिस फ्रेमवर्क रिक्वायर्स, ये फ्रेमवर्क क्या कहता है कि आरबीआई क्या करेगा, हर साल डिस्क्लोज करेगा नेम ऑफ बैंक, जिसको आरबीआई क्या करेगा, डी सिप का डेजिग्नेट करेगा। This framework requires RBI to disclose the names of banks designated as DSIP from 2015 every year। 2015 के बाद दोस्तों आरबीआई हर साल ये लिस्ट जारी करता है, जिसमें कुछ बैंक को क्या करता है, वो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक है, इसके रूप में लिस्ट करता है, डिस्क्लोज करता है या डेजिग्नेट करता है। वर्तमान में जो 2025 की लिस्ट बताया मैंने,
बेसिकली 2025 दोस्तों अब तो खत्म होने के कगार पे, दिसंबर में ये लिस्ट आई है। तो 3 बैंकों को डी सिप्स की इसने उपाधि दी है या डेजिग्नेट किया गया। सबसे पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है एचडीएफसी बैंक, तीसरा है आईसीआई बैंक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों बैंक का नाम हमको याद रखना। आराम से 4 बैंकों को नाम देके हमको वो क्वेश्चन में उलझा सकता है। तो 3 बैंक है, सीधी सी बात है, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआई बैंक। ठीक है बात यहाँ तक। तो अब ये डी सिप का इसने किसी बैंक को डेजिग्नेट दे दिया, आरबीआई ने डी सिप का किसी बैंक को डेजिग्नेट कर दिया, तो उसका क्या एग्जाम्पल होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, क्या घटना होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों क्या करेगा, आरबीआई प्लेस दीज बैंक्स इन एप्रोप्रिएट बकेट डिपेंडिंग अपॉन देयर सिस्टमैटिक इंपोर्टेंस स्कोर। देखो आरबीआई क्या करेगा दोस्तों, इन बैंक्स को जो ये डेजिग्नेट किए 3 बैंक, इनको एक स्कोर देगा, सिस्टमैटिक इंपोर्टेंस स्कोर, कौन सा बैंक कितना इंपोर्टेंट है। भाई तीनों बैंकों में भी हर बैंक बराबर इंपोर्टेंट नहीं, इन सब में इंपोर्टेंट ज्यादा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उससे कम एचडीएफसी है, उससे कम आईसीआई। तो इन तीनों बैंकों को दोगे एक स्कोर दिया जाएगा इंपोर्टेंस के हिसाब से, और फिर जो उस स्कोर के आधार पर क्या किया जाएगा, इन बैंकों को अलग से दोस्तों कॉमन इक्विटी टियर 1 एडिशनल रिक्वायरमेंट रहेगी based on the bucket in which a DCB is placed, an additional common equity tier 1 is to be maintained। मतलब जो देखो आप सबने बेसल रूल्स पढ़े होंगे, बेसल रूल में क्या होता है, एक मिनिमम कैपिटल हमको मेंटेन करनी पड़ती है। तो दोस्तों एक CET1 बेसिकली एक रिकमेंड कर रखी है आरबीआई ने, भाई हर बैंक को इतना रखना है, सपोज करो 8%, 9%, 10% रखना। लेकिन जो दोस्तों 3 बैंक इंपॉर्टेंट है, इन 3 बैंक को एडिशनल कैपिटल रखनी है। कुल मिला के बात यह है दोस्तों, मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं। मैंने कोई दुकान खोली, कोई भी दुकान खोल सकता हूं मैं, तो कोई फर्नीचर की दुकान खोली या कोई भी दुकान खोली, मैंने गांव में खाद की दुकान खोली, मैंने अपने जेब से 1 करोड़ रुपए लगाए। अब मैंने कैसे सप्लायर से पैसे उधार में लिए और लोन पे उधार में सामान दे दिया। तो लेकिन अगर किसी कारण से मेरा उधार सामान नहीं आया, तो मेरे पास मेरे खुद की पूंजी कितनी है, 1 करोड़ रुपए लगी हुई है। तो उस 1 करोड़ रुपए से मैं है ना, मैं जो बोरो कर रहा हूँ उसको चुका सकता हूँ। लेकिन मैंने 1 लाख रुपए लगा के दुकान खोल ली और फिर मैं एक सब खेल कर रहा हूँ, अगर मेरा 5 आदमी ने पैसा नहीं चुकाया तो मेरा तो बैंक दिवालिया हो जाएगा, मेरी तो दुकान दिवालिया हो जाएगी, मैं कहाँ से लाऊंगा। दोस्तों ऐसा ही होता है बैंक में, बैंक का काम होता है डिपॉजिट लेके लोन देना, लेकिन कुछ लोग लोन डूब जाता है, एनपी हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होना चाहिए, बैंक की खुद की पूंजी होनी चाहिए। जिस बैंक के पास खुद की पूंजी ज्यादा होगी वो बैंक उतना मजबूत कहलाता है दोस्तों। तो क्योंकि अगर आपका एनपीए डूब गया तो आप उस खुद की पूंजी से उस एनपीए की भरपाई कर सकते हो। तो ऐसे दोस्तों इस एक कंसेप्ट कहलाता है कैपिटल का। मिनिमम कैपिटल इतनी होनी चाहिए, अगर बैंक के पास में जितना लोन दिया, सब को 100 रुपए लोन दिया, तो उसका कुछ परसेंटेज दोस्तों उसके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए खुद की। तो ये तो होनी चाहिए मिनिमम, एक आरबीआई ने डिसाइड कर। लेकिन ऐसे बैंक जिनका बैंक आरबीआई क्या कर सकता है, जिनको डूबने का जोखिम नहीं ले सकता, उन बैंकों को क्या करना चाहिए, आप एडिशनल पैसा रखो ताकि कल से कोई आपदा आए तो आपको और ज्यादा मजबूत बन के ऊपर। तो दोस्तों यही कंसेप्ट कहलाता है डी शिफ्ट का, कि ये डी शिफ्ट को जो आइडेंटिफाई कर लिया, अब इनको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल कैपिटल अपने पास रखनी पड़ेगी। कितनी रखनी पड़ेगी, तो एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 कितने मेंटेन करनी पड़ेगी इनको। दोस्तों जो बाकी रूल है वो तो रखना पड़ेगा, उसके अलावा इन तीनों बैंकों को अलग अलग रखनी पड़ेगी स्कोर्स के आधार पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 0.80% ज्यादा रखनी पड़ेगी बाकी बैंक से। एचडीएफसी बैंक को दोस्तों 0.40% एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 रखनी पड़ेगी। आईसीआई बैंक को दोस्तों 0.20% एडिशनल सीईटी रखनी पड़ेगी। यह दोस्तों इसका इंपैक्ट होता है। अब दोस्तों ये कंसेप्ट कहां से आया, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपोर्टेंट बैंक का। बेसिकली ये कंसेप्ट आया दोस्तों पहले से चल रहा है दुनिया में एक होता है जी सिप्स, ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक। बेसिकली एक संस्था है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, एफएसबी। ये दोस्तों ये संस्था है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ये कई सालों से एक लिस्ट जारी करता है जो दुनिया में इंपोर्टेंट बैंक है, उसको कहते हैं ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक। लेटेस्ट में दोस्तों इसने लिस्ट जारी करी 2025 में। तो एक तो आप इसका नाम याद रखिए कि जो इंडिया लेवल पर तो दोस्तों लिस्ट जारी करी आरबीआई ने, ऐसे दुनिया लेवल पर दोस्तों जो इंपोर्टेंट बैंक की लिस्ट जारी करता है ग्लोबल जो सिस्टमिकली इंपोर्टेंट बैंक कहते हैं, जी सिप्स कहते हैं, वो जारी करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। इसका आपने नाम सुना होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की स्थापना दोस्तों 2009 में की गई थी G20 के देशों के द्वारा। G20 देशों के द्वारा जब 2007-8 में वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उसके बाद दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेसल में है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में एक सिटी है बासेल। इस बासेल में दोस्तों ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का हेडक्वार्टर है। बेसिकली इसने एक पुरानी संस्था थी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम, एफएसएफ, इसका स्थान लिया। पुराने में था एफएसएफ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम था, उसको रिप्लेस करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड बनाया गया G20 देशों के द्वारा 2009 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेसल में। तो दोस्तों ये जो एफएसबी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ये भी हर साल क्या करता है, ग्लोबल सिस्टमिकली इंपोर्टेंट बैंक्स की लिस्ट जारी करता है। तो लेटेस्ट लिस्ट 2025 में जारी की गई है, उसमें दोस्तों टोटल 29 बैंकों को शामिल किया गया है। पूरी दुनिया में ऐसे इंपोर्टेंट बैंक हैं, उसमें लिस्ट में दोस्तों 29 बैंकों को शामिल किया गया। और ये दुख भरी बात है कि इंडिया का एक भी बैंक को इस काबिल नहीं समझा कि वो दुनिया में इंपोर्टेंट हो। ठीक है बात यहाँ तक। तो दोस्तों यही था, इसी
ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक से हमने इंस्पायर हुए हैं और इसी से इंस्पायर होकर दोस्तों आरबीआई ये लिस्ट जारी करने लगा। तो दोस्तों आज का पूरा मैटर इतना ही था। हम जल्द मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।